देश प्रदेश में सबसे पहले खबर अलीगढ़ से, जहां पर जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या बढ़कर 22 हो गई है, जबकि 17 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। इस मामले में अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में एक शराब की दुकान का मालिक है। इसके अलावा 4 अन्य की गिरफ्तारी हुई है। वहीं इस मामले में जिला आबकारी अधिकारी समेत 5 लोगों को निलंबित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोषियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का ऐलान किया गया है। इस साल राज्य के कुछ और जिलों में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का मामला सामने आ चुका है। अब तक कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन 6 अभियुक्तों के विरुद्ध 3 थानों में संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं और वहीं इनके विभिन्न ठिकानों पर पुलिस द्वारा दबिशें दी गई। जो 2 फरार अभियुक्त हैं उनके ऊपर 50-50 हज़ार का इनाम घोषित किया गया है। सभी टीमों को तत्परता से जो है कठोरतम वैधानिक कार्रवाई इनके विरुद्ध करने के आदेश दिए गए हैं। इनमें से कुछ को आवश्यकता अनुसार पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी लिया जाएगा। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में एक 5 मंजिला इमारत गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक शख्स घायल भी हुआ है। हादसा बीती रात करीब 9 बजे हुआ, जब उल्लासनगर के नेहरू चौक पर साईं शक्ति बिल्डिंग का हिस्सा भरभरा कर गिर गया। राजस्थान में कोविड से कितनी मौतें हुई हैं, क्या सरकार के पास सही आंकड़े हैं? इसको लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है, उससे निपटने के लिए अब सरकार कोरोना से हुई मौत की समीक्षा करेगी। इसके लिए 3 दलों का गठन किया गया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जब से महामारी फैली है तब से लेकर आज तक 8,113 मौतें हुई हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि सबसे ज्यादा कोविड मौतें इस साल अप्रैल और मई के बीच हुई हैं, जो लगभग 5,000 से ज्यादा हैं और इनमें 31% मौतें ग्रामीण इलाकों से हैं। लेकिन राजस्थान में कई गांव ऐसे भी हैं जहां लोग अस्पताल पहुंचने के पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं। अजमेर का सोमलपुर गांव, यहां पिछले 1 महीने में 40 से ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 7 लोगों की मौत कोरोना के कारण होने की पुष्टि हुई है। लास्ट 1 मंथ को अपन ओवरऑल अगर कंसिडर करें तो 43 डेथ अब तक, आज सुबह की डेथ को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो 43 डेथ हुई है, जिसमें से कोविड जो कंफर्म केसेस हैं वो 7 ही हैं। रिमेनिंग जो डेथ हैं वो कोविड सस्पेक्टेड भी हो सकते हैं या नॉन कोविड भी हो सकते हैं। उनकी जानकारी किसी भी तरह से किसी भी डाटा पे हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोग जो हम देख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो वो 60+ में है या साथ में किसी न किसी तरह की कोमॉर्बिड जो डिजीज है। सिर्फ सोमलपुर ही नहीं, राजस्थान में कई ऐसे गांव हैं जहां असामान्य मृत्यु से लोग दहशत में हैं। जैसे सीकर जिले का रोडू बाड़ी गांव, यहां भी करीब 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है, जिनमें से 5 एक ही परिवार के थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव सिर्फ 5 थे। गांव में कई ऐसे उदाहरण हैं कि लोग टेस्ट या इलाज के पहले ही मर जाते हैं और ये आंकड़े सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो रहे हैं। हाल में ग्रामीण क्षेत्रों में कई जगह पे ऐसी सूचना आई है कि बड़ी संख्या में मृत्यु हुई है, तो इसको हमने बहुत ही गंभीरता से लिया है और ये बात हमारे पहले से भी ध्यान में थी और हमने इसको और अतिरिक्त इसमें प्रयास करते हुए उपखंड स्तरीय जो टीम है, जिसमें कि बीडीओ, बीसीएमओ और अन्य सभी अधिकारी शामिल हैं, उन्होंने खुद इसका विजिट किया है। एक रोरू बड़ी को छोड़ के बाकी तीनों पंचायतों का मैंने भी खुद विजिट किया है और हमने यहाँ पे यही जानने का प्रयास किया है कि जिन घरों में मृत्यु हुई है उनमें संक्रमण की स्थिति थी क्या। सरकार कहती है कि कोरोना से हो रही मौतों को छुपाने का कोई प्रयास नहीं है, लेकिन चिंता की बात यह है कि अब तक जो 8,000 से ज्यादा कोरोना के कारण मौतें हुई हैं, उनमें से सिर्फ 2 महीने यानी कि अप्रैल और मई में 5,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हुई हैं। बिल्कुल गलत है। राजस्थान में एक भी मौत का आंकड़ा हमने नहीं छुपाया है। हमने बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में गाँव में कितनी मौत हुई है, शहरों में कितनी मौत हुई है, उनका आंकड़ा बराबर हमने पब्लिक के सामने रखा है। कन्फ्यूज़न यह है कि जो सामान्य मृत्यु हो रही है आज कोविड के दौर में, उनका भी फ्यूनरल कोविड के प्रोटोकॉल के अनुसार हो रहा है, तो लोगों में ये कन्फ्यूज़न है कि ये भी डेथ कोविड से हुई है। मुख्यमंत्री जी ने 3 कमेटी बनाई जो
डेथ का ऑडिट करेगी, वास्तविकता सामने रखेगी जनता के कि कितनी तो कोविड की डेथ थी और कितनी नॉन कोविड की डेथ थी। राजस्थान सरकार अब इन मौतों की समीक्षा करेगी, लेकिन कुल सामने आ रहे कोरोना मामलों में से 40% से ज्यादा और 31% मौतें ग्रामीण इलाकों में दर्ज हो रही हैं। ऐसे में इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण इलाकों में तेजी से फैल रहे कोरोना के कारण कई ऐसी मौतें हैं जो सरकारी आंकड़ों में दर्ज नहीं हो पा रही हैं। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तर प्रदेश में कोरोना की दवा इलाज के साथ उसका नाश करने के लिए बड़े पैमाने पर दुआ, तावीज, झाड़ फूंक, टोना टोटका और पूजा पाठ चल रहा है। यही नहीं, ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए कुछ लोग पीपल के पेड़ के ऊपर सो रहे हैं तो कुछ पीपल के पेड़ के नीचे। कमाल खान की रिपोर्ट। आगरा के नोबरी गांव में विनोद शर्मा अब रोज 5 घंटे पीपल के पेड़ पे सोते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीजन के मामले में वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। सरकार के ऑक्सीजन सिलेंडर या विदेशी ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे वे आश्रित नहीं रहे। हम लोग गवर्नमेंट के सहारे नहीं है, ये हुआ वर्ग है। सभी लोग जानते हैं कि पेड़ों से अच्छी शुद्ध हवा मिलेगी। मैं यहाँ 15 दिन से बैठा हूँ, डेली आता हूँ, 5 घंटे बैठ के जाता हूँ। ऑक्सीजन लेवल एकदम फिट है जी, काफ़ी फायदा मिल रहा है, बहुत अच्छा। हमारे करीब 25-30 लोग हैं बुजुर्ग भी, वो भी आते हैं, सब ऑक्सीजन लेवल करीब कंट्रोल हो चुका है उनका। कोरोना से बाबा अब आप बचाओ ना। ये कानपुर के हैलेट अस्पताल के अंदर कोविड वार्ड के बाहर कोरोना माता को खुश करने के लिए भजन गा रहे हैं। वार्ड के अंदर विज्ञान काम कर रहा है, वार्ड के बाहर आस्था। जब मानव ने खुद को भगवान समझ डाला, कुदरत ने तब अपना पासा है पलट डाला। आज हमने ये किया कि वहाँ पर हमने पूरा दरबार सजाया और एक अरदास करिए। हमारे राजमिशन भैया ने एक भजन तैयार किया और बाबा से कहा इस महामारी से सबको निजात मिल जाए और जितने भी पीड़ित हैं अंदर वो सकुशल सही होकर घर जाएं। रायबरेली के एम्स कंपाउंड में और जिला अस्पताल परिसर दोनों जगह कोरोना के खात्मे के लिए हवन किया गया। चंदौली में भी बड़ा हवन किया गया। मेरठ, सहारनपुर, हापुड़, फिरोजाबाद और मुरादाबाद में बीजेपी से जुड़े लोगों ने मोबाइल हवन किया। कहीं ठेलों तो कहीं ट्रैक्टर ट्रॉलीज पे हवन करते गांव-गांव घूमे। यूपी के तमाम जिलों में महिलाएं मंदिरों और नदियों के किनारों और पेड़ों के इर्द गिर्द कोरोना के लिए गीत गाती रहीं। कोरोना का वो उधार और देते हो सब ये कैसे चल रही पूजा? और 10 दिन है, 10 दिन पहले पूरा। बाराबंकी के जैदपुर में भी एक पीपल के नीचे लोगों की भीड़ दिखी। गांव वाले ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए काफी वक्त इस पीपल के नीचे गुजारते हैं। हालांकि कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन कम होने की वजह यह है कि उनके फेफड़े वातावरण से जरूरी ऑक्सीजन खींच नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग से ऑक्सीजन देनी पड़ती है। लेकिन इन्हें लगता है कि पीपल के नीचे बैठने से वो अपने आप इनके अंदर चली जाएगी। यहाँ बैठने से कोई फायदा है आपको? हाँ, फायदा हमको। क्या फायदा है? हमको बढ़िया ठंडी हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, बहुत आराम हमको। ये तो क्या आपकी ऑक्सीजन कम हो गई थी? हाँ, कम हो गई थी। तो यहाँ बैठने से बढ़ गई? बढ़ गई। आस्था की डोर अगर ज्यादा खींच दी जाए तो उसका एक सिरा अंधविश्वास से जाके मिल जाता है। पीपल में औषधीय गुण भी होते हैं। उसके नीचे बैठने से पोल्यूशन फ्री फ्रेश एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 80 हो जाए, 85 हो जाए, कम हो जाए तो पीपल के नीचे बैठने से वो 97 हो जाएगा। अगर यही हो रहा होता तो दुनिया में लाखों लोग पीपल के नीचे बैठ जाते और ऑक्सीजन की कमी से उनकी मौत नहीं होती। आगरा में नसीम, कानपुर में अरुण, रायबरेली में फैज, मेरठ में सनुज और बाराबंकी में सरफराज और राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया।
पूरे देश में भले ही सरकारों पर महामारी के इस दौर में जनता को उसके हाल पर छोड़ने के आरोप लगे, लेकिन जनता ने जनता को नहीं छोड़ा। भोपाल में कोरोना मरीजों की मुफ्त मदद करने वाले ऑटो चालक की कहानी दुनिया ने सुनी, जबकि प्रशासन ने उन पर एक बार धारा 144 के उल्लंघन की कार्रवाई भी कर दी। कई संस्थाओं ने भी आगे आकर लोगों की मदद की। जिस दौर में शहर में एम्बुलेंस नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन की भयानक किल्लत थी, जावेद ने पत्नी के गहने बेचे, ऑटो में ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया, पल्स ऑक्सीमीटर रखा और इसे चलते फिरते ऑक्सीजन एम्बुलेंस में तब्दील कर दिया। जबीर जैसे कई लोगों को मदद मिली। सोशल मीडिया पे देखा था मैंने कि लोग तड़प रहे हैं, कोई अपने बच्चों को कंधे पे ले आ रहा, कोई बाप अपने तो बहुत सी समस्या हुई। रोडों पे देखा मैंने, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, लोग तड़प रहे हैं, कोई ठेले पे लेके जा रहा है, कोई हाथ में सिलेंडर लेके मरीज को लेके जा रहा है लगाते हुआ। तो हमने सोचा कि कौन ऑटो को हम एम्बुलेंस बनाएं। तो हमने बीबी एक वो था सोने का लॉकेट, हमने उसको बेच के हमने फिर सिलेंडर की जुगाड़ करी। बहुत परेशानी आई, बहुत हम लोग इधर घूमे भटके, उसको कैसे डिज़ाइन करा जाए, कैसे उसको बनाया जाए, बड़ा मुश्किल इसको हमने डिज़ाइन करा, उसको बनाया। एक सिलेंडर लिया और उस सिलेंडर के बाद मीटर लिया और हमने सैनिटाइज़र लिया और ये मीटर लिया और किट ली, हमने पूरा बंदोबस्त करा गाड़ी के अंदर। तो ये गाड़ी ऑटो कंप्लीट हो पाया, ये एम्बुलेंस के लिए तैयार हो पाया। एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, एम्बुलेंस हर जगह बिजी है। अब जिस तरह से विस्फोट हुआ है तो आने में बड़ा टाइम लग रहा है। अब मुझे कहीं से नंबर मिला था इन ऑटो का, मैंने उस पर कॉल किया, कॉल करने के बाद सडनली वो आ गया। लेकिन आने के बाद जब अपने पेशेंट को वहाँ पर बैठाया, उसके अंदर देखा तो वो पूरी फैसिलिटी जो उन्होंने ऑटो में बना रखी है वो एक एम्बुलेंस की तरह थी। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके मतलब टोटली इंस्ट्रूमेंट उनके पास मौजूद थे। तो इस तरह से ऑटो वाले भी मदद कर रहे हैं इस कोरोना काल में, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी बात है। इस दौर में कई सामाजिक संस्थाओं ने भी अपना दायरा बढ़ाया। खास बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था आरुषि, जिसके साथ गुलजार भी जुड़े हैं, आपदा के इस वक्त में गरीबों तक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पहुंचाने लगी, उनकी देखभाल भी की। गुलजार साहब से बात हुई तो हमने कहा इस एक्टिविटी को नाम देने के लिए, उन्होंने एक सांस लो करके उन्होंने नाम दिया। तो हम उस सारा चीज़ें हमने 10 कंसंट्रेटर हमारे अलग अलग वॉलंटियर्स की तरफ से आ गए और हम लोगों ने उस पर काम शुरू किया कि जिसको भी थोड़ा टाइम के लिए ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, जब तक हॉस्पिटल में बेड मिलता और हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर ने कहा कि कुछ 2-4 दिन के लिए ज़रूरत है, तो हम लोगों ने उनके लिए ये इंतज़ाम करना शुरू किया। हमारे पास कोई कहीं से भी कॉल आ जाए, स्लम से और किसी भी जगह से कॉल आता है, हमारा आदमी यहाँ से टेक्नीशियन जो भी हॉस्पिटल से हम लोग बुलाते थे और वो जाके वहाँ पे मशीन लगा के आता था, उनको समझा के आता था। जिन नुमाइंदों को हमने चुना वो महामारी के वक्त लोगों की मदद के लिए लोगों के पैसों से ही इश्तिहार देते नजर आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो हर प्रचार से दूर चुपचाप इंसानियत का फर्ज निभाते रहे। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने की कांग्रेस ने कोशिशें तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई है। इस कमेटी में मल्लिकार्जुन खड़गे, JP अग्रवाल और हरीश रावत सदस्य हैं। कमेटी के सदस्य विधायक, सांसद और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत करेंगे। एक बांग्लादेशी युवती के साथ बलात्कार और निर्भया जैसी दरिंदगी के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इस हैवानियत में 2 महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने भागने की कोशिश की, जिस पर पुलिस ने गोली चलाई और 2 आरोपी घायल भी हुए। पीड़ित लड़की को इस गैंग ने दूसरे राज्य भेज दिया था, उसे वापस लाया जा रहा है। 22 साल की एक बांग्लादेशी लड़की के साथ 6 लोगों के गैंग ने नृशंसता की। इनमें 2 महिलाएं भी थीं। वो लड़की चीखती रही, लेकिन इन लोगों ने इस पूरे प्रकरण का वीडियो बनाया। पीड़ित के साथ बिल्कुल सिहरा देने वाली बर्बरता की गई।
जब पुलिस क्राइम सीन पर आरोपियों को लेकर गई तो इनमें से 2 ने भागने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों के पैर में गोली मार दी। करीब 1 हफ्ते पहले यह घटना बेंगलुरु में हुई। इसका वीडियो पूर्वोत्तर के राज्यों में सर्कुलेट किया गया। असम पुलिस ने ट्वीट कर दूसरे राज्यों से इस मामले में मदद मांगी। जानना था कि यह मामला कहां घटा है। सवाल है, क्या बांग्लादेश की इस लड़की को यह गैंग वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर कर रहा था? हम अदालत को सभी जानकारी दे रहे हैं। वीडियो वायरल होने के कुछ ही घंटों के दौरान हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश जारी है। दरअसल जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो सभी वेश्यावृत्ति से जुड़े हैं। इस वीडियो क्लिप के सामने आने के बाद इस शहर के लोग सकते में हैं। ऐसे कई गैंग देश भर में सक्रिय हैं जो बांग्लादेश से गरीब परिवार की लड़कियों को बहला फुसलाकर अच्छी नौकरी का झांसा देकर यहां लाते हैं, फिर उन्हें जिस्म फरोशी के धंधे में ढकेल देते हैं। इन लड़कियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं ताकि वो इस पेशे को अपनाने के लिए मजबूर हो सके। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया। यास तूफान की वजह से बिहार के कई जगहों पर भारी बारिश हुई। पटना के जयप्रभा अस्पताल में भारी बारिश की वजह से पानी घुसा है। कई तरह की दवाएं भी इस पानी के कारण बर्बाद हो गई हैं। पानी निकालने की कोशिशें की गई हैं। डॉक्टर और नर्स पानी के बीच ही अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। हाजीपुर के सदर अस्पताल में भी पानी घुसा है। आईसीयू से लेकर सभी वार्ड में पानी है। पानी के बीच मजबूरी में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। कई मशीनों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ईएनटी वार्ड में भी बारिश का पानी घुस गया है। ईएनटी वार्ड को ब्लैक फंगस के लिए तैयार किया गया था। यहां पर 40 बेड बनाए गए थे। रजिस्ट्रेशन काउंटर से लेकर ऑर्थो के ओपीडी वार्ड में भी पानी भरा हुआ है। पानी निकालने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और आपको बता दें कि बिहार के कटिहार में रेल मंडल के अधिकारियों की लापरवाही के चलते करोड़ों का अनाज बर्बाद हो रहा है। कटिहार के रेल मंडल ने रैक पॉइंट में अनाज रखा था। यास तूफान की सूचना के बाद भी किसी अधिकारी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिससे पानी में भीगने से करोड़ों का अनाज बर्बाद हो गया।